अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेज सीखेंगे और इसके टाइप्स सीखेंगे कि भाई फ्रेज किसे कहते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और इनको जुमले के अंदर कैसे पहचाना जाता है, किस तरह से हम फ्रेज के टाइप्स पहचान सकते हैं। अगर आप भी फ्रेज की तलाश में थक चुके हो, आपने गूगल भी चांद मारा है, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देख ली है और कुछ एक आध बुक्स भी आपने देख ली है, मगर आपको इत्मीनान नहीं हुआ, आप मुतमईन नहीं हुए उन आंसर से, या आप फ्रेज को सही तरीके से समझे नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त आपके साथ वादा कर डालूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके फ्रेज के मुतालिक तमाम जो झंझटें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मगर चूंकि वादा इसलिए नहीं कर सकता कि मुमकिन है कि आप में से ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखने आएंगे कि जिनकी बेसिक्स इंतहाई वीक होगी, तो फिर उनके लिए फ्रेज का समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मगर बहरहाल ये बड़ी कारामद वीडियो है, इसको मिस ना करना। अगर आप फ्रेज के मुतालिक शक में हो और आपने ये वीडियो मिस कर दी तो यकीन जानिए आपने जो है ना लॉस कर दिया, आपका तावान हो गया, नुकसान हो गया। ये वीडियो लंबी ज़रूर है, ये बड़ी कारामद वीडियो है। इंशाल्लाह मैं एग्जाम्पल्स की मदद से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ कि फ्रेज क्या होता है, इनके टाइप्स क्या है और कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले फ्रेज जान लेते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। दरअसल फ्रेज पर तो मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, उसके इंट्रोडक्शन पर 13 मिनट की वीडियो है, बड़ी मुफस्सिल जो है ना वो वीडियो है फ्रेज के इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फ्रेज कहते हैं अल्फाजों के एक ऐसे मजमूए को कि जिसकी अपनी एक मीनिंग तो होता है मगर फिर भी वो बेमानी होता है। मुमकिन है कि आप सोचो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि वर्ड्स का मजमुआ है और उनकी मीनिंग भी है मगर फिर भी वो बेमानी है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर इन द मॉर्निंग हमारे पास एक फ्रेज है कि जिसकी अपनी एक मीनिंग है सुबह में। फर्ज करें आप बेटे और मैं आपके पास से गुजरता हूँ और आपको जो है ना इन द मॉर्निंग कहते हुए गुजरता हूँ, आपको कहता हूँ कि इन द मॉर्निंग और फिर वहां से निकल जाता हूँ। क्या आप समझ पाओगे कि मैंने क्या कहा? अगरचा इन वर्ड्स की अपनी मीनिंग है, इसका मतलब है सुबह में, मगर क्या आप ये जान पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हरगिज नहीं, आप नहीं जान सकते। तो फ्रेज हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है कि इसकी अपनी कोई मीनिंग तो होती है मगर वो अपनी मीनिंग देने से तब तक कासिर रहता है, तब तक वो अपनी मीनिंग नहीं दे पाता कि जब तक उसको किसी जुमले में इस्तेमाल न किया जाए। अगर इसी फ्रेज को मैं किसी जुमले में इस्तेमाल कर दूं तो आप आसानी से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ऐसा अली इन द मॉर्निंग, कि मैंने अली को सुबह में देखा, तो फिर मैं आपको ये कहकर चला जाऊँ तो क्या आप नहीं समझोगे? आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमूआ होता है जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, मीनिंग होती है मगर वो अपनी मीनिंग दे नहीं पाता कि जब तक उसको जुमले में इस्तेमाल न किया जाए। तो ये तो बुनियादी बात होगी फ्रेज के मुतालिक, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेज के मुतालिक दूसरी बात आ जाती है वो ये है कि फ्रेज हमारे पास जुमले के अंदर एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है, यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह हमारे पास फ्रेज काम करते हैं। बुनियादी तौर पर जो फ्रेज के हमारे पास टाइप्स है वो होता है नाउन फ्रेज, एक किस्म है हमारे पास नाउन फ्रेज, दूसरा किस्म है हमारे पास वर्ब फ्रेज, तीसरा किस्म है एडजेक्टिव फ्रेज, चौथा किस्म है एडवर्ब फ्रेज। यानी कि ये और एक पांचवी किस्म बनती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलो उस पर बाद में आते, मगर ये जो बुनियादी तौर पर है, चलो ये पांच ही ले लो, ठीक है। तो एक फ्रेज जो होगा वो जुमले के अंदर इन पांच चीजों की तरह काम करेगा। या तो एक फ्रेज जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करेगा, या तो वर्ब की तरह काम करेगा, या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या एडवर्ब की तरह काम करेगा, या प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रेज के काम। और जो फ्रेज जिस किस्म का काम करता है, यानी कि अल्फाजों का मजमुआ तो होता है मगर वो काम क्या करता है? एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह करता है। तीन वर्ड्स मिल के एक नाउन की तरह काम कर रहे होंगे, चार पांच वर्ड मिल के जो है ना एक एडवर्ब की तरह काम कर रहे होंगे, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास फ्रेज कहलाते हैं। और इसकी पहचान, और आपको ये भी बता दूं कि भाई कैसे होता है फ्रेज। अगर एक फ्रेज नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज कहलाता है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो वर्ब फ्रेज कहलाता है, एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो एडवर्ब फ्रेज हमारे पास कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेज को समझ चुके होंगे। हाँ, आप पूरी तरीके से नहीं समझे हो, काफी सारी बातें ऐसी है जो अभी बाकी है और मैं आपसे कहने वालों, आपको बताने वालों, ठीक है। वीडियो छोड़िए नहीं, मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, फ्रेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भाई फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है जुमले के अंदर ज्यादा से ज्यादा मालूमात देने के लिए। देखो, जुमला जो होता है ना हमारे पास, ये बुनियादी तौर पर चार चीजों से मिलकर बनता है। जो बुनियादी जो चीजें होती है जुमले के अंदर, वो चार चीजें होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर तीन चीजें आ जाती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कंप्लीमेंट होता है। तो जुमले के अंदर अमूमन ज्यादा से ज्यादा अगर एक जुमले के अंदर चीजें हो ना तो ये चार चीजें होंगी। उसके अंदर सब्जेक्ट भी आएगा,
वर्ब भी आएगा, वर्ब के साथ जो है ना ऑब्जेक्ट भी आएगा और कंप्लीमेंट भी आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट आ जाता है, कंप्लीमेंट नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कंप्लीमेंट आ जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। बाज़ औक़ात ये दोनों ही आ जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ना ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी करें ना जुमले के अंदर, तो कुल हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि 4 चीज़ों के इस्तेमाल हम करते हैं और उसके बावजूद जुमले इतने लंबे कैसे बन जाते हैं? अगर चीज़ें 4 है तो होना तो यूँ चाहिए था कि 4 वर्ड्स के अंदर ही हमारा जुमला मुकम्मल होता। फिर हमारे जुमले के अंदर 20-20, 22-22, 25-25 वर्ड्स कहाँ से आ जाते हैं? ये दरअसल फ्रेजेस ही है जो जुमले के अंदर लग कर आते हैं मज़ीद मालूमात देने के लिए और जुमले को बढ़ाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि अली ने हमज़ा को मार डाला। अगरचा ये जुमला मुकम्मल है मगर फिर भी इसके अंदर काफ़ी सारी सवालात की गुंजाइश है। अब जैसे कि अली ने हमज़ा को मार डाला, अली ने हमज़ा को कहाँ पर मारा? अली ने हमज़ा को क्यों मारा? अली ने हमज़ा को किस चीज़ से मारा? अली ने हमज़ा को किस वजह से मारा? अली ने हमज़ा को कब मारा? तो ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, अगर हमने इनको ऐड करना होगा जुमले के अंदर तो हम फ्रेज़ की शक्ल में इनको ऐड करते जाएंगे। यानी कि हर एक बात के लिए एक मुख्तलिफ फ्रेज़ आएगा और वो उस बात को ऐड करता जाएगा, तो इसी तरह हमारा जुमला जो है ना वो लंबा होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में बात क्लियर रही होगी। इसके अलावा दूसरी जो आसान बात है और बड़ी प्यारी सी बात है वो ये है कि फ्रेज़ हमारे पास देखो, सब्जेक्ट जो होता है ना ये तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस वक्त सब्जेक्ट के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे। सब्जेक्ट से जो है ना बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट या हमारे पास नाउन हो सकता है या हमारे पास प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो तो अमूमन ये एक वर्ड होता है। ठीक है, नाउन भी एक वर्ड होता है अमूमन और प्रोनाउन भी हमारे पास एक वर्ड होता है। मगर कभी कभार आपने देखा होगा कि जुमले का सब्जेक्ट बड़ा ही लंबा चौड़ा निकल कर आता है। यानी कि जो नाउन का इस्तेमाल हमने किया होता है, जिस नाउन का, उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने कई सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया होता है। तो फिर अगर इस तरह का सब्जेक्ट है कि वो काफ़ी लंबा है, एक नाउन है और उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए और भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, तो इन तमाम के तमाम को साथ मिलाएंगे ये फ्रेज बन जाएगा। इसी तरह आप ये जानते हो कि भाई एक वर्ब जो है, दो वर्ब्स कभी भी जुमले में एक साथ नहीं आ सकती। जब भी दो वर्ब जुमले में साथ आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, तो वो तीनों या चारों मिलकर मुश्तरका तौर पर एक वर्ब की तरह काम कर रही होंगी। तो जब वर्ब मुख्तलिफ वर्ब जो है ना वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वर्ब फ्रेज बन जाते हैं। वो भी यानी कि 2-3 वर्ब्स एक साथ आए हैं, आगे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो वो हमारे पास वर्ब फ्रेज कहला लेते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पर 4-4, 5-5 वर्ड्स आ जाते हैं। आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, वो जो चारों पांचों वर्ड्स आए हैं जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो नाउन होते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए आए होते हैं, तो वो उन तमाम मॉडिफायर्स को हम साथ मिला लेते हैं उस नाउन के, तो ये भी हमारे पास एक फ्रेज बन जाता है। मुख्तसर ये है कि अगर एक वर्ड होगा तो वो एक कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, अगर एक वर्ड से वो ज़्यादा हो गए फिर भी पार्ट ऑफ स्पीच तो हो गई। यानी कि अगर एक वर्ड है, नाउन है, और हमने उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए बाकी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो ये जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है ये तमाम का तमाम हमारे पास एक फ्रेज बन जाएगा और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात जो है ना समझ में आ चुकी होगी, क्लियर हो गई होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेजेस के टाइप्स पर। देखो, फ्रेज के हमारे पास बुनियादी तौर पर जो टाइप्स है वो 5 है। इनमें जो सबसे आसान है, सबसे ही आसान है, इंतहाई आसान है, जिसकी पहचान वो है हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज जितने भी ऐसे फ्रेजेस हैं कि जिनका आगाज एक प्रीपोजिशन से किया जाए। देखो, प्रीपोजिशन अपने साथ अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, ये तो आपको पता ही होगा, आप ग्रामर मेरे साथ सीख रहे हो। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बिना ऑब्जेक्ट के कभी भी नहीं किया जा सकता। जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, तो उस प्रीपोजिशन को और उस ऑब्जेक्ट को साथ मिला लो तो एक फ्रेज बन जाएगा। हमेशा ही प्रीपोजिशन के साथ जो आया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको उसके साथ मिला लो, ये हमेशा ही एक फ्रेज होता है। हमेशा, एक वक्त आज की बात नहीं कर रहा, 100%। जब भी प्रीपोजिशन आएगा साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, इन दोनों को साथ मिला लो तो ये एक फ्रेज बन जाएगा। तो ऐसे फ्रेजेस के जिनका आगाज एक प्रीपोजिशन से हुए वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज जुमले के अंदर प्रीपोजिशन की तरह काम करे ये जरूरी नहीं है। बाकी फ्रेज जो होंगी, वर्ब फ्रेज वर्ब की तरह काम करती है, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करती है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना जो एडवर्ब जो वर्ब फ्रेज है वर्ब की तरह काम करती है। मगर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास, ये जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशन की तरह काम करे। ये जुमले के अंदर एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, एडवर्ब की तरह भी हमारे पास काम करती है और नाउन की तरह भी हमारे पास काम कर सकती है। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। मगर ये बात जो है ना, यहाँ पर आप इस बात को जान लेगा कि कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हुआ वो तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर एक बात और याद रखें,
अगर कोई फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया तो बस ये अब प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ वो एक एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अगर वो जुमले के अंदर एडवर्ब की तरह काम करो तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगा, साथ में एडवर्ब फ्रेज भी होगा। इसी तरह एडजेक्टिव की तरह काम करे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होगा, साथ में एडजेक्टिव फ्रेज भी होगा। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप पहचान चुके हो क्योंकि ये बड़ा ही आसान है, सही है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे आसान फ्रेज है, आगे वैसे एग्जाम्पल से मैं वैसे भी समझाने वाला हूं। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आसान फ्रेज है जिसकी पहचान बड़ी आसान है, वो है वर्ब फ्रेज। देखो आप जान चुके हो कि भाई मेरे साथ अगर आप ग्रामर सीख रहे हो तो आपको मैं कई दफा ये बता चुका हूं कि जुमले के अंदर एक ही जुमले के अंदर एक ही जगह पे यानी या एक ही क्लोज के अंदर आप ले लीजिए दो वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर दो वर्ब का इस्तेमाल एक साथ किया गया है, कभी भी एक साथ दो वर्ब्स या दो से ज्यादा वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर दो वर्ब्स का इस्तेमाल एक साथ किया गया है तो उस सूरत में वो जो दोनों वर्ब्स होंगे या दो से ज्यादा वर्ब्स होंगे तो वो मुश्तरका तौर पर एक वर्ब की तरह काम कर रहे होंगे, वो हमारे पास वर्ब फ्रेज होंगे। जब भी ये मिसाल के तौर पर अली इज रनिंग, तो इज एक वर्ब है, रनिंग दूसरा वर्ब है, इज रनिंग को साथ मिला लेंगे तो हमारे पास वर्ब फ्रेज बन गया। कोई मुश्किल है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं। तो वर्ब फ्रेज की पहचान बड़ी आसान है। ही विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा होगा, तो विल हमारे पास एक मॉडल वर्ब है, बी भी हमारे पास वर्ब है और वॉचिंग भी हमारे पास वर्ब है, विल बी वॉचिंग। तो विल बी वॉचिंग को मुश्तरका तौर पर हमारे पास वर्ब फ्रेज हो गया। तो वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात गई, ये बड़े ही आसान है। वैसे आगे मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज जान लिया, प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा हो कोई फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा ही, ठीक है। और जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो बाकी नहीं होंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। वर्ब फ्रेज नहीं हो सकता मगर बाकी हो सकते हैं। अच्छा, तो यहां तक आपको वर्ब फ्रेज का पता चल गया कि वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं और आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज का पता चल गया। अब बात करते हैं हम नाउन फ्रेज की। तो नाउन फ्रेज देखो जिस तरह का काम नाउन जुमले में करता है इसी तरह एक नाउन फ्रेज जुमले में काम करता है। अब नाउन अमूमन जो है ना हमारे पास दो तरह से काम करता है जुमले में। या जुमले के अंदर नाउन हमारे पास सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, इसके बाद इसके अलावा एक दो और काम भी है नाउन के, एडवांस से, चलो वो भी आपको बता ही देता हूं। तो नाउन जुमले में हमारे पास चार तरह से काम करता है। या जुमले के अंदर नाउन जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर आता है, या जुमले के अंदर नाउन जो है ना वो वर्ब के यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, ठीक है। और इसके अलावा या जो है ना नाउन हमारे पास सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पर आ सकता है जहां पर लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया होता है। जिस जुमले के अंदर लिंकिंग वर्ब, ही इज अ टीचर, तो टीचर क्या है? टीचर भी ही है और ही कौन है? ही भी टीचर है, तो ये दोनों एक ही शख्स है। तो लिहाजा ये जो टीचर हुआ, ये जो नाउन है हमारे पास, ये इस जुमले के अंदर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जब लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ना तो तब जो है ना उसके बाद जो आया हुआ वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, याद रखना है आपने, ठीक है। ही इज अ टीचर में ही इज व्हाट अ टीचर, व्हाट के जवाब में टीचर निकल रहा है, आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही कसे तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता। आप जो है ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इंतहाई अहम वीडियो है, बहुत ही अहम है, आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर कर सकती है। आपके सैकड़ों सवालों के जवाब आपको उस वीडियो से मिल सकते हैं। 25 मिनट की वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उस वीडियो को इस वीडियो को के बाद जो है ना उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो क्या होता है हमारे पास, अच्छा, तो नाउन या हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, या इसके अलावा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पर काम करता है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पर काम करता है। जब कोई किसी जुमले का सब्जेक्ट एक वर्ड से ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन तो एक वर्ड से ज्यादा होते नहीं है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास नाउन फ्रेज है, ये जो हमारे पास ज्यादा वर्ड्स आए होंगे, एक नाउन आया होगा, बाकी उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ड्स आएंगे, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होगा पूरा का पूरा फ्रेज, तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाएगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर एक जो है ना एक नाउन से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो फ्रेज बन जाता है। तो अगर सब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर एक से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो भी हमारे पास जो है ना नाउन फ्रेज होगा, वहां पर जो होगा वो भी हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। अच्छा, नाउन फ्रेज की पहचान भी आपको बता रहे थे, इनको हम कैसे पहचानते हैं। जो हमारे पास नाउन फ्रेजेस है ना, इनकी पहचान हम करते हैं कुछ क्वेश्चन से। एक पहचान की जाती है इनकी वर्ड क्वेश्चन पूछकर, एक की जाती है हु, ठीक है, और एक किया जाता है हुम। तो ये जो तीन सवाल है ये हम पूछते हैं नाउन फ्रेज की पहचान के लिए। आगे मैं जब एग्जांपल्स पर आऊंगा तो आप इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। वीडियो छोड़नी है अपनी नहीं। तो ये तीन सवालों के जवाब में जो भी वर्ड निकल कर आता है जुमले के अंदर, जो भी फ्रेज निकल कर आएगी इन तीन सवालों के जवाब में,
तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज कहलाएगी। नाउन फ्रेज क्या करती है, जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करती है। नाउन या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभार सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या कभी कभार ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के तौर पर भी काम कर सकता है, मगर बुनियादी तौर पर या हमारे पास सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर फ्रेज नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट की जगह पर फ्रेज नाउन फ्रेज। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात क्लियर रही होगी। प्रीपोजिशन फ्रेज जान लिया, वर्ब जान लिया, नाउन भी जान लिया। आगे एग्जांपल से जानेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वैसे नहीं लिखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है इसकी पहचान बड़ी ही आसान है। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा ही जुमले के अंदर या किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। अब आप कहोगे यही काम तो एडजेक्टिव का है, तो सही है ना, जो काम एडजेक्टिव का है वही तो एडजेक्टिव फ्रेज का है। जो काम एक एडजेक्टिव करता है, अली इज अ नाइस बॉय, नाइस क्या कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव है, बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं। अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है, कैसा लड़का है, नाइस बॉय, अच्छा लड़का है, तो ये नाइस एडजेक्टिव है। इसी तरह का काम हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज करती है। यहां से मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होगी उसकी पहचान बड़ी आसान है। वो जुमले के अंदर अमूमन जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो अमूमन किसी नाउन को मॉडिफाई करती है और कभी कभार प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करती है। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो जुमले के अंदर हमें नाउन को मॉडिफाई करेगी। अब आखिरी बच जाता है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। तो भाई ये जो एडवर्ब फ्रेज है ना, ये जुमले के अंदर एडवर्ब की तरह काम करती है। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना, तो जो भी फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई करेगी एडवर्ब फ्रेज होगी, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, जो भी फ्रेज एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी वो भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी। या इसके अलावा आप कह लीजिए किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, अगर एक फ्रेज दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है तो वो भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी। या इसके अलावा आप कह लीजिए कि पूरी की पूरी जुमले की नौयत हमें बताना कि जिस किस्म के काम एडवर्ब करती है वही काम, वो तमाम के तमाम काम हमारे पास एडवर्ब फ्रेज करती है। मगर चूंकि एडवर्ब फ्रेज को इस तरह पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए भी कुछ सवालात है। एडवर्ब फ्रेज हमें अमूमन इन सवालों के जवाब देती है। एडवर्ब फ्रेज जो है ये अमूमन हमें कहाँ के सवाल का जवाब देती है, कहाँ, या इसके अलावा जो है ना कब के सवाल का जवाब देती है, या क्यों के सवाल का जवाब देती है। कहाँ, कब, क्यों, ठीक है, जो इनके, या कब से, कहाँ, कब, क्यों, कब से। तो ये चार जो सवालात है, इन सवालों के जवाब में हमेशा हमारे पास एडवर्ब फ्रेज निकलती है। चलो ये भी लिख लेते, जो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होंगे ना तो वो सवालों के जवाब देंगी व्हेन, ठीक है। इसके अलावा ये आगे मैं आपको एग्जांपल से जब समझाऊंगा ना तो आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। व्हेन के सवाल का जवाब देती है, वाई का देती है, ठीक है, वेयर का देती है हमारे पास, और हाउ लॉन्ग का देती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग या फॉर हाउ लॉन्ग, चलो ऊपर जगह नहीं नीचे लिख लेता हूं, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। जो एडवर्ब फ्रेज होगी तो इसकी पहचान क्या है, अगर आप उस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि वो थोड़ा सा हो सकता है कि बाज लोगों के लिए मुश्किल हो, तो फिर आप इस तरीके से पकड़ोगे कि आप जुमले से ये सवालात करोगे, व्हेन कब, वाई क्यों, वेयर कहा, फॉर हाउ लॉन्ग कितने वक्त से या कितने वक्त तक। तो जब इन सवालों के जवाब में जो फ्रेज निकल कर आएगी वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगी। तो यहां तक आप फ्रेजेस के टाइप समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं, फ्रेज भी समझ चुके हो, फ्रेजेस के टाइप्स भी समझ चुके हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स पर, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी इस पर और इस पर आपकी ग्रिप मजबूत बन सके। बाकी आप चीजें समझ चुके हो, ठीक है। और कुछ अच्छा कुछ बातें और भी है जो कि एडवांस है, वो आपको मैं ये बता दूं कि भाई एक फ्रेज आपने ये सुना होगा कि एक फ्रेज जो होता है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मगर आपने ये भी साथ में हो सकते है सुना हो कि एक फ्रेज को एक वर्ड रिप्लेस कर सकता है। अगर नाउन फ्रेज है तो उसे एक नाउन रिप्लेस कर सकती है, अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसे एक एडजेक्टिव रिप्लेस कर, यानी कि पूरे के पूरे फ्रेज को अगर हम हटाकर एक एडजेक्टिव लगा दे तो वो काफी हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये हमेशा काम नहीं करती, मैं आगे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात फ्रेजेस इतनी लंबी आ जाती है, इतने बड़े फ्रेजेस भी हो सकते हैं कि एक फ्रेज के अंदर ही दो दो तीन तीन फ्रेजेस मौजूद होती है और एक फ्रेज के अंदर पूरी की पूरी क्लॉज भी आ सकती है। बिल्कुल आपने सही सुना, इतना बड़ा फ्रेज भी हो सकता है कि फ्रेज के अंदर क्लॉज आ सकती है। तो अब आप सोचोगे कि क्लॉज के अंदर तो सर सब्जेक्ट और जो वर्ब होते हैं ये दोनों होते हैं, और हमने सुन रखा है कि फ्रेज के अंदर या तो सब्जेक्ट होगा या तो हमारे पास वर्ब होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। तो अगर आपने ये सुना है तो आपने गलत सुना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा और साथ में साबित भी करूंगा, ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं चलाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी। देखो ये जरूरी नहीं कि जुमले के अंदर एक फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट अकेला हो और वर्ब ना हो। मुमकिन है आप सोचो कि सर आपने थोड़ी देर पहले आप नहीं कहा था, अगर मैंने कहा था तो वो मैं उस वक्त आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था। बाकी ये जो एडवांस की चीजें हैं वो मैं नीचे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी से आपको सिर्फ समझा देता हूं। जो सही बात है वो क्या है, वो ये है कि एक फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक फ्रेज के अंदर वर्ब भी हो सकता है, मगर उस सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो सकता।
फ्रेज के अंदर जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और जो जिस वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हुई होगी बल्कि किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई होगी। तो ये आसान पहचान है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो सकते हैं, मगर उनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। और जो क्लास है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, मगर क्लास के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो अब ये बात मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मैं नीचे समझाने वाला हूँ, आपने बस वीडियो आखिर तक देखनी है, मैं आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जुमला है, वैसे हमने नॉर्मल छोटा सा जुमला लिया है, अली सेल्स बर्ड्स, अली परिंदे बेचता है। तो एक क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और साथ में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट जुमला है, कोई भी किसी किस्म का फ्रेज का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही जुमले शुरू में इस वीडियो के बताया था कि अब अमूमन जुमला जो है ना 3 या 4 चीज़ों से बनता है, तो ये वो उसी किस्म का जुमला जो 3 चीज़ों से बने। अब इस जुमले को हम नीचे बढ़ाते जाएंगे और आप देखोगे कि किस तरह फ्रेजेस इसके अंदर ऐड होती जाती है। अब एक ही जुमले की एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिए कि अगर एक ही नौइयत के तमाम एग्जाम्पल्स आप जान लोगे तो फिर जिस किस्म का भी जुमला होगा आपको उसके अंदर पहचानना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक ही बात को लिया। तो अली सेल्स बर्ड एक नॉर्मल जुमला है, अली परिंदे बेचता है। ठीक है, अब इस जुमले के अंदर, अगले जुमले के अंदर हमने फ्रेज को ऐड कर दिया, अली सेल्स बर्ड्स इन दुबई। अली सेल्स बर्ड, अली परिंदे बेचता है, अली परिंदे दुबई में बेचता है। अली परिंदे कहाँ बेचता है, दुबई में बेचता है। तो ये जो हमारे पास इन दुबई है, ये एक फ्रेज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इजाफी मालूमात है इस जुमले के अंदर। इसी जुमले के अंदर मजीद हमने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन दुबई मुश्तरका तौर पर काम कर रही है, तो ये एक फ्रेज है। अच्छा, सवाल उठता है कौन सा फ्रेज है, तो मैंने तो आपको बता दिया, वैसे ही बता दिया, अली सेल बर्ड्स इन दुबई, अली दुबई में परिंदे बेचता है। अली परिंदे कहाँ बेचता है, अली परिंदे दुबई में बेचता है। तो भाई कहाँ का सवाल, कहाँ का जो सवाल के जवाब में क्या निकल कर आता है, एडवर्ब निकल कर आता है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, अली सेल्स बर्ड्स, अली परिंदे बेचता है। वेयर, अली परिंदे कहाँ पर बेचता है, अली परिंदे तो बेचता है, कहाँ पर बेचता है, इन दुबई, दुबई में बेचता है। तो वेयर के क्वेश्चन के जवाब में जो भी हमारे पास फ्रेज निकल कर आती है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। और ये फ्रेज एडवर्ब फ्रेज होने के साथ साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, क्योंकि ये हमारे पास इन से शुरू की गई है और इन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर एक फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बस प्रीपोजिशनल ही रहे। प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ वो हमारे पास जो है ना, वो नाउन फ्रेज भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है, अलबत्ता वर्ब फ्रेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अली सेल्स बर्ड्स, अली परिंदे बेचता है, कहाँ बेचता है, इन दुबई। तो एडवर्ब फ्रेज हो गई। और इसके अलावा ये वर्ब के मुतालिक हमें मालूमात भी तो दे रहे हैं, जो चीज़ वर्ब के मुतालिक मालूमात देते हैं वो एडवर्ब होता है। ये बेचने का काम कहाँ होता है, दुबई में होता है। और दूसरी जो आसान पहचान है वो है क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन किस सवाल के जवाब में निकल रहा है, वेयर के सवाल के जवाब में निकल रहा है, कहाँ, तो दुबई। तो लिहाजा ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हो गया। अच्छा, इसी जुमले को हमने दोबारा लिया, अली सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन दुबई, अली तमाम किस्म के परिंदे दुबई में बेचता है। तो ये इन दुबई तो हमारे पास दोबारा से फिर से वही फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज है हमारे पास। ठीक है, और साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज भी और साथ में एडवर्ब फ्रेज भी। ठीक है, तो इसके अंदर एक दूसरा फ्रेज हमने ऐड कर दिया। अच्छा, ऊपर जो जुमला था क्या था, अली सेल्स बर्ड्स, अली परिंदे बेचता है। तो ये बर्ड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो अली सेल्स, अली बेचता है, क्या बेचता है। अब इस क्या के जवाब में देखो, आपको मैंने बताया था कि जो नाउन फ्रेज होगी ये व्हाट की क्वेश्चन में निकलेगी, अली सेल्स व्हाट, अली क्या बेचता है, अली बेचता तो है, क्या बेचता है, व्हाट। तो व्हाट के जवाब में क्या निकल रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तमाम किस्म के परिंदे, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। तो लिहाजा ये ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। क्या है हमारे पास, एक नाउन फ्रेज है, जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अली सेल्स, अली बेचता है, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और चूंकि ऑब्जेक्ट एक वर्ड है बर्ड्स, मगर यहाँ पर हमने उसके साथ मॉडिफायर्स लगा दिए कि भाई बर्ड्स तो है, कौन से बर्ड, तमाम किस्म के बर्ड्स। तो लिहाजा ये ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो है ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, बड़ी आसान पहचान है, देखो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो नाउन फ्रेज हो गया। और दूसरी जो आसान पहचान, सवाल पूछो व्हाट, तो व्हाट के सवाल के जवाब में क्या निकल रहा है, अली सेल्स व्हाट, क्या बेचता है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तमाम किस्म के परिंदे बेचता है। कहाँ बेचता है, फिर ये एडवर्ब हो गया, इन दुबई, दुबई में बेचता है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, सेल का, सेलिंग का काम कहाँ होता है, दुबई में होता है। और दूसरी पहचान जो है ना, ये वेयर क्वेश्चन के जवाब में निकल कर आता है, और साथ में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन से इसको शुरू किया गया। इस तरह अगला जो है हमारे पास, अली द बर्ड्स हंटर सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन दुबई, अली परिंदों का शिकारी है। अली, अब कौन सा अली, जो परिंदों का शिकारी है, वो दुबई में तमाम किस्म के परिंदे बेचता है। तो यहाँ पर यह हमारे पास सब्जेक्ट है, और
द बर्ड्स हंटर, परिंदों का शिकारी, तो ये हमारे पास एक फ्रेज है, ठीक है। द बर्ड्स हंटर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं, परिंदों का शिकारी एक सिफत है ना, किसी की एक सिफत है, तो अब तीन वर्ड्स मिलकर एक ही सिफत बयान कर रहे हैं, परिंदों का शिकारी, तो ये मुश्तरका काम कर रहे हैं। अगर मुश्तरका काम कर रहे हैं तो क्या हो गए, ये फ्रेज हो गए, ठीक है। तो मुश्तरका तौर पर काम कर रहे तो ये हमारे पास फ्रेज हो गया। पहचानना ये है कि कौन सा फ्रेज है। तो देखो ये द बर्ड्स हंटर जो है, परिंदों का शिकारी, ये कौन है इस जुमले के अंदर, अली सेल्स, अच्छा अली द बर्ड्स हंटर सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन दुबई, अली परिंदों का शिकारी तमाम किस्म के परिंदों को दुबई में बेचता है, ठीक है। तो ये जुमले के अंदर परिंदों का शिकारी कौन है, क्या परिंदों का शिकारी हमारे पास परिंदे हैं, हरगिज नहीं। क्या परिंदों का शिकारी हमारे पास दुबई है, बिल्कुल नहीं। तो परिंदों का शिकारी कौन है, परिंदों का शिकारी अली तो है। अगर अली परिंदों का शिकारी है तो लिहाजा ये अली के मुतालिक मजीद मालूमात हमें दे रहे हैं, यानी कि ये जो तीन वर्ड्स है ये अली के मुतालिक हमें मालूमात दे रहे हो। जो भी चीज़ नाउन के मुतालिक मालूमात दे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर ये एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, चूंकि एक वर्ड नहीं है, ज्यादा पर मुश्तमिल है, तो ये हमारे पास बन गया एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये यहाँ पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये तीनों वर्ड्स मिलकर इस नाउन के मुतालिक हमें मजीद मालूमात दे रहे हैं। अली कौन, अली वो जो परिंदों का शिकारी है, तो लिहाजा ये अली हमारे पास एक इस जुमले का सब्जेक्ट है, और द बर्ड्स हंटर यहाँ पर इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह जो है ना सेल्स ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, ठीक है। अच्छा सेल्स को हटाकर, ठीक है, सेल तो वर्ब है। अच्छा सेल्स अली द बर्ड्स हंटर, अली परिंदों का शिकारी, सेल्स बेचता है, क्या बेचता है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स तमाम किस्म के परिंदे, तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज हो गया। कहाँ बेचता है, इन दुबई, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और साथ में ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, इनसे शुरू हुआ, साथ में एडवर्ब फ्रेज भी है। तो देखो कितना आसान है इनकी पहचान, बड़ी ही आसान है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज की पहचान देखो कि भाई वो किस चीज को मॉडिफाई करे, अगर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज की पहचान तो भाई बच्चा भी कर लेगा, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज की पहचान इन सवालों को पूछे, व्हेन, व्हाई, वेयर, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। इन सवालों के जवाब में जो निकलेगा वो हमारे पास हो जाएंगे एडवर्ब फ्रेज। अच्छा भाई इसी तरह अगला जुमला है हमारे पास, अली द बर्ड्स हंटर हैज बीन सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन दुबई फॉर 7 years। अली कौन, अली द बर्ड्स हंटर, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। पीछे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, कि भाई एडजेक्टिव फ्रेज ये किस तरह है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो भी चीज़ नाउन को मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव होती है, चूंकि यहाँ पर ये एक वर्ड से ज़्यादा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अच्छा हैज़ बीन सेलिंग, ये पूरा का पूरा हमारे पास वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। हैज़ बीन सेलिंग हमारे पास वर्ब फ्रेज हो गया। देखो वर्ब फ्रेज की पहचान बड़ी आसान है, मैं बता चुका, फिर आपको बता रहा हूँ कि जब एक वर्ब से ज़्यादा आएंगे और एक साथ आएंगे, एक वर्ब से ज़्यादा होंगे और एक साथ आएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो तमाम के तमाम एक ही जो है ना मुश्तरका तौर पर काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। देखो यहाँ पर हैज़ बीन क्या कर रहे हैं, टेंस बनाने का काम कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, और सेलिंग जो है ना ये एक्शन दिखा रहा है, तो ये तीनों वर्ब्स एक साथ काम कर रहे हैं तो वर्ब फ्रेज हुआ। वर्ब फ्रेज की पहचान बड़ी आसान है, जब भी एक से ज़्यादा वर्ब एक साथ आएंगे तो वर्ब फ्रेज कहलाएगी। तो अली कौन, अली द बर्ड्स हंटर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, हैज बीन सेलिंग वर्ब फ्रेज हो गया। क्या बेच रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। अब इस ये जो वर्ब है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। देखो अली द बर्ड्स हंटर हैज बीन सेलिंग, अली जो बर्ड्स का, परिंदों का शिकारी है, वो बेच रहा है। क्या बेच रहा है, व्हाट डज ही सेल, वो क्या बेचता है। तो यहाँ पर व्हाट के जवाब में हमारे पास, कहाँ पर लिखूं, व्हाट हो, चलो इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट के क्वेश्चन में ये निकल कर आ रहा है ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तमाम किस्म के परिंदे, तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज हो गया। कहाँ पर बेचता है, इन दुबई, तो इन दुबई हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज हो गया, आपको मैं बता चुका हूं। और इसके अलावा ये हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी, एडवर्ब फ्रेज भी है, क्योंकि ये यहाँ पर वेयर क्वेश्चन के जवाब में निकल रहा है। वेयर कहाँ पर बेचता है, दुबई में बेचता है, और उसके अलावा ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। फॉर 7 years 7 सालों से, ये एक अगला फ्रेज इसके अंदर, कब से बेच रहा है, 7 सालों से बेच रहा है। तो अब 7 सालों से अब हमने ये जानना है कि आया ये हमारे पास कौन सा फ्रेज है। तो सबसे पहले तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन से शुरू किया गया है, तो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होने के साथ साथ ये कौन सा फ्रेज है, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। देखो फॉर हाउ लॉन्ग के सवाल में इसका जवाब निकल रहा है। देखो अली द बर्ड्स हंटर हैज बीन सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स इन दुबई फॉर 7 years।
अली जो कि परिंदों का शिकारी है, हैज़ बीन सेलिंग, बेच रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड, तमाम किस्म के परिंदे। कहाँ पर बेचता है? इन दुबई। कब से बेचता है? कितने मुद्दत से बेच रहा है? फॉर हाउ लॉन्ग, कब से बेच रहा है? फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों से बेच रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज हुआ, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है और साथ साथ में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। क्यों? फॉर हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन में निकल रहे हैं। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि ये भी हमारे पास इन दुबई की तरफ वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि सेलिंग का काम दुबई में होता है और ये सेलिंग का काम 7 सालों से हो रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हुई। अच्छा, जो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि भाई कुछ लोगों ने ये पढ़ रखा है और कुछ यूट्यूब के टीचर भी सिखाते हैं, पता नहीं वो कहाँ से पढ़कर आए हैं कि ये सिखाते हैं कि भाई जो हमारे पास एक फ्रेज होता है एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है, ये तो दुरुस्त है, मगर उसको एक वर्ड रिप्लेस कर सकती है, ये बात सही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि किस तरह सही नहीं है। ये हमारे पास एक जुमला है, ही इज अ बॉय ऑफ ग्रेट वेल्थ, वो एक बड़ी दौलत वाला आदमी है, ठीक है। तो इस जुमले के अंदर ऑफ ग्रेट वेल्थ हमारे पास एक फ्रेज है, बड़ी दौलत वाला। वो बड़ी दौलत वाला कौन है? आदमी है, बॉय है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है, बड़ी दौलत वाला। तो बड़ी दौलत वाला कौन है? बॉय ही तो है, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हो। अगर आप चलो बॉय को, बॉय भी है और अगर बॉय को आप कहते हो नहीं कि वो ही है, तो ही और बॉय एक ही तो है। तो लिहाजा अगर आप ही को मान लो तो भी ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले भी एडजेक्टिव होता है। अगर आप बॉय को मान लो तो भी ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इसको आसानी से एक एडजेक्टिव से बदला जा सकता है, ठीक है। ही इज अ बॉय ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो हम अगर यहाँ पर रिच लगा दें, ही इज अ रिच बॉय, वो एक अमीर लड़का है, तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर वेल्दी लगा दें कि ही इज अ वेल्दी बॉय, वो एक अमीर लड़का है, तो जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। एक वर्ड जो है ना उसने पूरे फ्रेज को वो रिप्लेस कर सकता है। मगर इसी तरह हमने एक दूसरा जुमला लिखा है, आई सॉ हिम इन द पार्क, मैंने उसको पार्क में देखा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कौन सा फ्रेज है, उसके बाद देखते कि आया इसके साथ भी इस वाला मामला होता है कि नहीं। तो आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। वेयर, कहां पर मैंने देखा? तो वेयर के एक सवाल के जवाब में ये निकल कर आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज होने के साथ साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, इन से शुरू हुआ, इन द पार्क। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी है, बता रहा है कि भाई मैंने देखने का अमल कहाँ हुआ था, देखने का अमल कहाँ हुआ था? पार्क में हुआ था। तो लिहाजा वर्ब के मुतालिक बता रहे, तो एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। और वेयर के क्वेश्चन में निकल कर आ रहा है एडवर्ब फ्रेज। अब यहां पर आप मुझे ये बदल कर दिखाओ, आई सॉ हिम इन द पार्क, एक वर्ड से, इन द पार्क को एक वर्ड से रिप्लेस करके दिखाओ। आप नहीं रिप्लेस कर सकते। आप तो क्या, कोई भी नहीं, बड़ा से बड़ा ग्रामेरियन आ जाए, इन द पार्क को वो एक वर्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो भाई जरूरी नहीं है कि हर जो एडजेक्टिव, हर जो फ्रेज होगी वो उसको एक ही वर्ड से रिप्लेस किया जा सकेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड्स एक वर्ड से, अगर नाउन फ्रेज है तो एक नाउन से रिप्लेस हो जाती है, एडजेक्टिव फ्रेज है तो एक एडजेक्टिव से रिप्लेस हो जाती है, मगर कुछ फ्रेजेस एक वर्ड से रिप्लेस नहीं हो पाती, यानी कि ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, ठीक है। बाकी आप फ्रेजेस यहाँ पर जान चुके हो। अच्छा, आपको मैंने एक बात दूसरी बताई थी कि एक फ्रेज इतना लंबा हो सकता है कि एक फ्रेज के अंदर ही पूरी की पूरी क्लॉज आए। देखो ये आपको पता होगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास लेटर होता है, लेटर्स जो है ना मिलते हैं साथ में तो वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि उनसे एक वर्ड बनता है। फिर वर्ड साथ में मिलते हैं तो फ्रेज बनाते हैं, और फ्रेजेस साथ में मिलते हैं तो एक क्लॉज बनाते हैं, और क्लॉजेस मिलती है तो सेंटेंस बनता है। यानी कि क्लॉज जो है वो एक बड़ी चीज होती है, फ्रेज उससे छोटी चीज होती है। वैसे यूं ही हमें लगता है ना कि फ्रेज बड़ी चीज, छोटी चीज होती है, क्लॉज बड़ी होती है, मगर ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ये ज्यादातर होता है। कभी कभार एक फ्रेज इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर पूरी की पूरी क्लॉज आ जाती है। क्लॉज तो क्या, उसके अंदर 2-3 और फ्रेजेस भी आ जाती है, एक फ्रेज के अंदर ही 2-3 फ्रेजेस निकल कर आ जाती है। तो इसके एग्जांपल में मैंने एक जुमला लिखा है, आपको इससे समझाता हूं, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो जुमला हमारे पास, द बॉय wearing red cape whose hands are shivering due to cold is awfully sick। लाल के पहना लड़का जिसके हाथ सर्दी की वजह से कांप रहा है, बुरी तरह बीमार है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक जुमला है। अच्छा, आपको ये बता दूं, जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या जिनको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हो, इनके अंदर क्या होता है, अमूमन ही हमारे पास वर्ब से पहले का जो हिस्सा होता है ये पूरा का पूरा हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब से जो पहले का हिस्सा होता है, यानी कि वर्ब जहां से वर्ब शुरू हुई, तो वर्ब का जो पहला हिस्सा है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट। आप ये तो आपको पता ही होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने अगर नहीं देखी तो वीडियो देख ले, मेरे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। तो वो उसमें आपने देख लिया था कि भाई जुमला 2 चीजों से बनता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके अलावा हमारे पास कंप्लीमेंट आता है, और सब्जेक्ट जो है ना एक अलग चीज है। तो यानी कि प्रेडिकेट से पहला पूरा का पूरा सब्जेक्ट आता है,
यही होता है ना। तो इस जुमले के अंदर वर्ब क्या है हमारे पास, वर्ब है हमारे पास इज, और इस इज से पीछे यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एक ही क्लॉज है हमारे पास। अब आप कहोगे कि सर यहां पर ये वर्ब भी तो हमारे पास मौजूद है, आर बिल्कुल है, मगर क्या इस जुमले का जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है क्या इनके बीच में एग्रीमेंट है? देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अभी के लिए इतना ही जान लो, ठीक है। तो इस जुमले का जो जो हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट तो यहां तक है, ठीक है। द बॉय वेयरिंग रेड कैप हुज हैंड्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अगर सिंपल सब्जेक्ट की बात करें तो वो हमारे पास बॉय बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा जुमला बॉय के मुतालिक है। तो इस वर्ब को इस जो है ना इसके साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए, यानी कि वर्ब को इस सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या, द बॉय। तो क्या द बॉय आर शेवरिंग ड्यू टू कोल्ड आप कह सकते हो? बिल्कुल गलत है, आपको बॉयज कहना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो वर्ब है ये इसके साथ एग्रीमेंट में नहीं है। अब इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट किसका है? इस वर्ब के साथ एग्रीमेंट इसका है, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास ये है, हैंड्स आर शिवरिंग, हाथ कांप रहे हैं, यानी कि इस आर का इस्तेमाल हैंड्स के लिए किया गया है। और ये जो इज है ये इसके लिए। अच्छा देखो, द बॉय इज ऑफुली सिक, लड़का जो है वो बुरी तरह बीमार है। द बॉय लड़का इज ऑफुली सिक बुरी तरह बीमार है। तो यानी कि ये जो एक क्लोज हमारे पास इस जुमले के अंदर दो क्लोजेज है, ठीक है। अच्छा याद रखना जरूरी नहीं कि क्लोजेज हमेशा ही सेपरेट आए, कभी कभार क्लोजेज एक दूसरे के अंदर घुस कर आती है, जैसे कि यहाँ पर आई है घुसी हुई एक दूसरे के अंदर, ठीक है। एक क्लॉज हमारे पास कहां से कहां तक है, दो क्लॉजेज के अंदर भी। अच्छा ये भी जो हमारे पास जो जुमला है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर एक क्लॉज जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। द बॉय इज ऑफुली सिक, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। या यहां से लीजिए, द बॉय वेयरिंग रेड कैप इज ऑफुली सिक, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और हुज हैंड्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसका शुरू किया गया है एक कोऑर्डिनेटर से, सॉरी सबऑर्डिनेटर से। तो लिहाजा एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। वो खैर इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियोस आ रही है वो क्लॉजेस की आ रही है, इसमें आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बस अभी के लिए इतना जान लो कि ये इससे पीछे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। द बॉय वेयरिंग रेड कैप हुज हैंड्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। ये पूरा का पूरा हमारे पास हो सकता है यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, ऊपर लिख लेता हूँ। ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा हमारे पास नाउन फ्रेज है। अब देखो ये कितना बड़ा फ्रेज है कि इसके अंदर एक पूरी की पूरी क्लोज आई है, हुज हैंड्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक क्लोज है, और ये पूरी की पूरी क्लोज का इस्तेमाल एक ही सब जो है ना फ्रेज के अंदर किया गया। इतनी बड़ी फ्रेज है कि उसके अंदर एक पूरी की पूरी क्लोज पड़ी हुई है। और इसके अलावा इस फ्रेज के अंदर देखो हमारे पास तीन फ्रेजेस बनती है। एक है द बॉय, ये एक फ्रेज है हमारे पास, देखो एक वर्ड से ज्यादा होंगे तो वो फ्रेज होगा। वेयरिंग रेड कैप, सुर्ख कैप पहना, सुर्ख कैप पहना कौन है, बॉय है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हुई, क्योंकि बॉय ही तो है जिसने सुर्ख कैप पहना है। वेयरिंग रेड कैप, सुर्ख कैप पहना हुआ, सुर्ख कैप पहना हुआ कौन है, सुर्ख कैप पहना हुआ हाथ है कि वो है कि ऑफुली सिक है, सुर्ख कैप पहना हुआ शख्स जो है वो बॉय है। तो लिहाजा ये बॉय के मुतालिक हमें ये फ्रेज बता रही है वेयरिंग रेड कैप, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज हुई। अच्छा यहाँ पर इस वेयरिंग को आईएनजी देखकर इस मुगालते में ना पड़ जाना कि ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब नहीं है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। अगर आप नहीं जानते तो इस पर मैं मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, वर्ब की प्लेलिस्ट में जाए, आपको वहां से पता चल जाए कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो नाउन होती है, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव होती है, और कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे पास वर्ब होती है। तो वहां से वो आप देख लेना, वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास वीडियो है जेरेंड की होगी, पार्टिसिपल की होगी, तो उसके वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फ्रेज है द बॉय, फिर देखो इस फ्रेज के अंदर कितनी फ्रेजेस है, एक ये फ्रेज है द बॉय, दूसरी फ्रेज है वेयरिंग रेड कैप, ये नाउन फ्रेज है, ये पूरी की पूरी भी नाउन फ्रेज है, और ये अकेली भी नाउन फ्रेज है द बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट है। अब देखो अब ये मत कह देना कि भाई द बॉय दो वर्ड्स मिलकर कैसे सब्जेक्ट बना रहे, एक तो हमारे पास आर्टिकल है, तो आर्टिकल के साथ जब भी हमेशा आर्टिकल के साथ एक नाउन का इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमेशा ये दोनों जो होते हैं, अगर कोई और हो ना हो, साथ में हो तो अच्छी बात है, साथ मिला लो, जैसे हमने यहाँ पर मिला लिया। अगर आप ना भी मिलाना चाहो तो फिर भी ये एक फ्रेज होती है। अगर चाहे कुछ ग्रामेरियन ऐसे हैं, थोड़े से ग्रामेरियन के वो इनको फ्रेज नहीं मानते, मगर ज्यादातर ग्रामेरियन जो है वो कहते हैं एक वर्ड से ज्यादा है तो फ्रेज है। तो बॉय अकेला तो नहीं है ना सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट जो है बॉय है, तो बॉय के साथ द भी तो है ना,
ये द और बॉय मिलके काम कर रहे हैं। द का इस्तेमाल बॉय के लिए तो किया गया, किसी और के लिए तो नहीं किया गया, तो लिहाजा ये भी एक फ्रेज होगी क्योंकि एक वर्ड से बढ़ गई है, अब फ्रेज बन चुकी है। अब इसी तरह मैं आपको ऊपर भी समझाने वाला हूं, बातें कंप्लेक्स होने वाली है, दिमाग की खिड़कियां खोल कर सोचे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो द बॉय एक फ्रेज हो गई, वेयरिंग रेड कैप दूसरी फ्रेज हमारे पास आ गई, ये नाउन फ्रेज हो गई, ये पूरी की पूरी वैसे भी नाउन फ्रेज है और ये अकेली भी नाउन फ्रेज है, ये आप ये एडजेक्टिव फ्रेज आ गई। इसके अलावा हुज हैंड्स, अब हैंड्स अकेले तो नहीं आए ना, हैंड्स नाउन है हमारे पास, हुज हैंड जिसके हाथ, अब जिसके हाथ भी, जिस तरह सुबह में एक फ्रेज है, इसी तरह जिसके हाथ भी तो एक फ्रेज है ना। अब हुज हैंड, अब हुज हैंड ये है यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी कि इस क्लॉज के अंदर ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास एक फ्रेज है, ये एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इस क्लॉज के अंदर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। देखो ये क्लॉज यहां से शुरू हुआ है, हुज हैंड्स आर शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, जिसके हाथ सर्दी से कांप रहे। अगर थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह क्लॉजेस की वीडियो देख लेना, आपकी पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जिसके हाथ सर्दी से कांप रहे हैं, एक क्लॉज है, एक क्लॉज के अंदर आपको पता है सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। वर्ब क्या है, आर शिवरिंग, कांप रहे हैं, ये पूरा का पूरा वर्ब है। आर शिवरिंग क्या है, ये पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है। आर और शिवरिंग वर्ब फ्रेज है, ये इसके अंदर फिर चौथी फ्रेज निकल कर आ गई, आर और शिवरिंग चौथी फ्रेज निकल कर आ गई, ये वर्ब फ्रेज है। मगर इस वर्ब फ्रेज के लिए एक सब्जेक्ट तो चाहिए ना, वो सब्जेक्ट क्या है, हुज हैंड जिसके हाथ, तो ये भी हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। और आर शिवरिंग भी हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है। और ड्यू टू कोल्ड हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है, ये हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है, ड्यू टू कोल्ड सर्दी से। अब देखो Whose hands are shivering, जिसके हाथ कांप रहे, ड्यू टू कोल्ड सर्दी से, जिसके हाथ कांप रहे। वाई his hands are shivering, उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, सर्दी से कांप रहे हैं। तो वाई का जवाब कौन देता है, वाई का जवाब भी हमारे पास एडवर्ब देते हैं। तो ये जो यहाँ पर वाई है, ये ड्यू टू कोल्ड वाई के सवाल के जवाब में निकल रहे, तो ये हमारे पास ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब देखो इसके अलावा एक फ्रेज और भी है, चलो ये तो इसके अकेले है, ऑफुली सिक, क्योंकि सिक अकेला तो नहीं है ना, एक एडवर्ब है, एक हमारे पास एडजेक्टिव है। ऑफुली सिक बुरी तरह बीमार। अच्छा, अब ये फिर फैसला कैसे करेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई कि एडवर्ब फ्रेज हुई, क्योंकि एक तो एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया, दूसरा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। तो देखो मेनली वर्ड कौन सा है, किसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया, क्या इस सिक का इस्तेमाल ऑफुली के लिए किया गया है कि ऑफुली का इस्तेमाल सिक के लिए किया गया। तो लाजमी बात है कि ऑफुली का इस्तेमाल सिक के लिए किया गया, क्योंकि बीमार तो है, कितना बीमार है, बुरी तरह बीमार है, तो मेन जो वर्ड है वो है सिक हमारे पास। तो लिहाजा ये एक एडजेक्टिव है और ये इस बॉय के मुतालिक बता रहे हैं कि बॉय कौन है, सिक है, क्योंकि ये हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आता है। तो ऑफुली सिक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज कहलाई, एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस बॉय को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। ऑफुली सिक एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इस बॉय को मॉडिफाई कर रही है। अब देखो इस एक फ्रेज के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा का पूरा फ्रेज, इस फ्रेज के अंदर कितनी फ्रेजेस आ गई, एक ये फ्रेज आ गई, दूसरी ये फ्रेज आ गई, तीसरी इसके अंदर ये फ्रेज आ गई, चौथी उसके अंदर ये फ्रेज आ गई, पांचवी ये फ्रेज आ गई। यानी कि एक फ्रेज इतना भी बड़ा हो सकता है कि उसके अंदर कई सारे फ्रेजेस आ जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेगा, वो बाकी फ्रेज से भी वो ताल्लुक रख सकता है। इसी तरह एक फ्रेज जो है ना, वो जुमले के 3 वर्ड्स अगर फ्रेज मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं तो उसी के साथ अगर आप 2 वर्ड्स और मिलाए तो भी जो है ना वो तुकबंदी बनती है, तो वो भी जो है ना हमारे पास वो 5 वर्ड्स भी मिलकर एक फ्रेज बनने के मुस्तहिक होते हैं, वो भी एक फ्रेज बना सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दोबारा से ऊपर समझाने लगूँ, बातें एडवांस है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूज कर दे, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो इस जुमले के अंदर आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अली सेल्स, अली बेचता है ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तमाम किस्म के परिंदे, तो ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। अगर ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स पूरे 4 के 4 वर्ड्स को मिला ले तो नाउन फ्रेज बनता है। मगर क्या हो कि अगर हम इससे बर्ड्स हटा दें और हम सिर्फ यही तक ही ले ले, ऑल काइंड्स ऑफ, जिस तरह इन द मॉर्निंग सुबह में एक फ्रेज है, इसी तरह ऑल काइंड्स ऑफ भी एक फ्रेज है, ऑल काइंड्स ऑफ तमाम किस्म के, सुबह में कोई गैर माकूल कंपोजिशन नहीं है, समझ में बात क्लियर से नहीं आ रही। इसी तरह तमाम किस्म के भी तो अल्फाजों का एक मजमूआ है ना जो मुश्तरका काम कर रहा है। तमाम किस्म के क्या, देखो तमाम किस्म के कहाँ पर गया, ऑल काइंड्स ऑफ तमाम किस्म के क्या, वट, तो अगर इसके बाद वर्ड पूछेंगे तो वर्ड में बर्ड्स निकल रहा है, तो लिहाजा ये बर्ड तो है ही नाउन, क्योंकि वर्ड के जवाब में नाउन निकलते हैं ना। अगरचे ये फ्रेज नहीं है, एक वर्ड है तो ये नाउन है, बर्ड के जवाब में नाउन निकल रहे हैं, मगर इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ का इस्तेमाल तो किया गया है ना। यानी कि अगर इस फ्रेज को हम यहां तक ले तो भी फ्रेज है, यहां तक ले तो भी फ्रेज है, मगर चेंज क्या आएगी, अगर हमने यहां तक लिया तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज बनेगी, क्योंकि ये जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इस सेल्स का ऑब्जेक्ट होगी। मगर अगर हम इसको यहां तक ले
ऑल काइंड्स ऑफ तक इसको ले ले, बर्ड्स को साथ में ना ले, बर्ड्स को छोड़ दे, तो फिर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी जो कि इस बर्ड्स के मुतालिक मालूमात देगी। ऑल काइंड्स ऑफ तमाम किस्म के क्या, तमाम किस्म के परिंदे। तो लिहाजा तमाम किस्म के ये जो यहाँ पर आया है ये भी हमारे पास एक फ्रेज है और ये इस बर्ड्स को मॉडिफाई करे। इसी तरह इन तमाम में आप देख लो, जैसे कि यहाँ पर है अली, कौन अली, द बर्ड्स हंटर, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, अली के मुतालिक मालूमात दे रहे। मगर आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब से पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, तो लिहाजा ये सेल्स से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अली द बर्ड्स हंटर। तो अब क्या हो गया ये, अब चूंकि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा ही नाउन होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज बन गई। अब ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज बन चुकी है। अलबत्ता आप यहां से आगे इसको ले लो, द बर्ड्स हंटर ले लो, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। मगर अगर आप इस पूरे को ले लेते हो, साथ में अली को भी साथ में मिला लेते हो, फिर ये नाउन फ्रेज बन जाती है। क्योंकि दरअसल देखो, हम ये देखते हैं कि किस वर्ड को अहमियत दी गई है, उसी के मुताबिक हम जो है ना वो फ्रेज बनाते हैं। अब इस वर्ड के अंदर, इस फ्रेज के अंदर अली द बर्ड्स हंटर, अली परिंदों का शिकारी, अहम बंदा कौन है? ये परिंदों का शिकारी तो दरअसल अली के मुतालिक ही मालूमात है ना, तो बुनियादी बंदा तो अली। अगर अली को भी साथ मिला लेंगे तो दरअसल ये फ्रेज फिर अली की हो जाएगी, और अली एक नाउन है तो लिहाजा ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। देखो बड़ी जो है ना एडवांस बातें बता रहा हूँ, मगर ये अगर आपने जान ली ना तो फ्रेज के मुतालिक आपका कभी भी कोई सवाल बाकी रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये बड़ी काम की बातें आपको बता रहा हूँ। तो लिहाजा ये इसके साथ मिला लेंगे, पूरा का पूरा कर देंगे तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो लिहाजा सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या बचा, ये क्या बन गया, ये हमारे पास नाउन बन गया, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बन गया। अगर इस अली को छोड़ दे और अली के बिना हम ले तो फिर ये अली को मॉडिफाई कर रही है, हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। इसी तरह ऑल काइंड्स ऑफ मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, इसको अकेले लेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, पूरे को लेंगे हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा, अच्छा इस जुमले को देखिए, ही इज अ बॉय ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पर हमने लिया है ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो एडजेक्टिव फ्रेज इस बॉय को मॉडिफाई कर रहे हैं। मगर क्या हो कि हम इसके साथ इस वर्ब के पूरे बात को हम जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है इसी को ले लें। अब बॉय ऑफ ग्रेट वेल्थ, बड़ी दौलत वाला आदमी, तो ये भी तो एक फ्रेज है ना, बड़ी दौलत वाला लड़का, बड़ी दौलत वाला या बहुत दौलत वाला लड़का या दौलतमंद लड़का। तो दौलतमंद लड़का भी तो एक फ्रेज है, क्योंकि एक मुकम्मल कंपोजिशन तो नहीं है, एक फ्रेज ही है। तो फिर ये हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाएगी। अगर अब बॉय ऑफ ग्रेट वेल्थ ले तो नाउन फ्रेज बन जाएगी। और अगर ये ना भी ले, इसको हम अलग रखें और इसको अलग रख दे, तो ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। क्योंकि अब सिर्फ बॉय तो रहा नहीं ना, क्योंकि अब इसके साथ अभी आ गया अब बॉय, तो ये एक नाउन फ्रेज बन गई हमारे पास। और ऑफ ग्रेट वेल्थ हमारे पास एक दूसरी फ्रेज बन गई जो कि एडजेक्टिव फ्रेज है, जो कि इस बॉय को मॉडिफाई कर रही है। ऑफ ग्रेट वेल्थ इस बॉय को मॉडिफाई कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ्रेज को जो है ना बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझे तो देखो, फ्रेजेस के समझने के लिए चंद चीज़ों का समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, कंप्लीमेंट का पता होना चाहिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और वीडियो देख ले। उस वीडियो से सिर्फ आपकी फ्रेजेस के मसले नहीं, क्लॉजेज में भी आपके काम आएंगे, वो वर्ब में भी आपके काम आएंगे, वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानने में भी, यार वो आपके सैकड़ों सवालात ख़त्म कर सकती है अगर आप उस वीडियो को पूरा गौर से देख लेते हो। ठीक है, वो साथ में देख ले। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बाकी रही तो मैं नाउन फ्रेज पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, इसी तरह प्रोनाउन एडजेक्टिव फ्रेज पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, एडवर्ब फ्रेज पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वर्ब फ्रेज पर अलग और प्रीपोजिशन फ्रेज पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। यानी कि इन तमाम फ्रेजेस पर ये तुम एक ही वीडियो के अंदर मैंने तमाम को घुसेड़ा है ना, तो फिर मैं इनकी अलग अलग वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। तो आप इन वीडियोस के बाद इसी प्लेलिस्ट से, ये जो प्लेलिस्ट है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के नाम से मेरे चैनल के अंदर, इसी प्लेलिस्ट से आपको तमाम की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस देख लेना, आपके जितने भी डाउट्स है वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ फ्रेज और क्लॉजेस के मुतालिक ही नहीं, बल्कि बाकी भी जो ग्रामर की जो अहम कायदे और क़वानीन है वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।